हेलो दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीपीएससी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि बीईओ के लिए स्पेशल सीरीज। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे और इस सीरीज में हम आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, सीरीज को पूरा देखिएगा, यानी कि जो जो वीडियो हम इसमें डालेंगे उन्हें पूरा पूरा वीडियो देखिएगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे क्योंकि दोस्तों हम इसमें सामान्य ज्ञान के ऐसे क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं जो पिछली बार के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो का जो टाइमिंग है वह सुबह 8 बजे है। डेली आपको सुबह 8 बजे ये इससे रिलेटेड करंट अफेयर या फिर सामान्य ज्ञान के स्पेशल वीडियो आपको मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा था? तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी यानी कि नालंदा। जी हाँ दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हो गया था। दोस्तों, यह क्वेश्चंस आपके लिए एमसीक्यू टाइप में है तो इन्हें याद रखिएगा। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एमसीक्यू टाइप में है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या है जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और एक सीरीज में एक जो आपका वीडियो होगा इसके अंदर 30 या फिर 30+ हम वीडियो क्वेश्चंस को जो है इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? जी हाँ दोस्तों, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो उसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन बी यानी समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करते रहिएगा और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी यानी धन्वंतरी को आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का जो है भगवान मानते हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी श्रीगुप्त पहला ज्ञात गुप्त शासक था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि रोमन साम्राज्य के साथ हुण भारत का जो व्यापार था रोम पर हुणों के आक्रमण के साथ जो है समाप्त हो गया, यानी कि जब हुणों ने जो है आक्रमण किया रोमन साम्राज्य पर, ठीक है, तो भारत के साथ उनका साम्राज्य जो व्यापार था वह समाप्त हो गया। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए यानी गुप्त वंश के साथ। जी हाँ दोस्तों, गुप्त वंश यानी कह सकते हैं गुप्त वंश युग में जो वराहमिहिर और आर्यभट्ट हैं इनके नाम सुविख्यात थे। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि समुद्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन या भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है, इलाहाबाद के स्तंभ में जो है इनकी उपलब्धियों को उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया था। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा, सही नहीं है हम इसकी बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन दोबारा से कि गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन बी यानी कि राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। यह जो कथन है यह सही नहीं है। किसके बारे में? गुप्त वंश के शासकों के बारे में। इसका जो
आंसर बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों एकदम करेक्ट है, यानी कि उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया था। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। और चौथा ऑप्शन है भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी आई। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है कवि कालिदास किसके राजकवि थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राजकवि थे। ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो राजकवि थे वह कौन थे, कवि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। जी हाँ दोस्तों, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी श्रीगुप्त जो है गुप्त युग का प्रवर्तक था। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है गुप्त राजवंश किसके लिए या किस लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश जो है प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन आपका आता है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी, तो आपके ऑप्शन पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत। तो आपका जो सही आंसर है वह है संस्कृत। यहाँ दोस्तों संस्कृत जो थी वह गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी यानी कि आर्यभट्ट। यहाँ दोस्तों आर्यभट्ट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि यह एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ थे। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। जी हाँ दोस्तों, गुप्त राजा वह कौन सा गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी गुप्त राजा था। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो था गुप्त वंश का वह राजा था, वह शासक था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। क्या है क्वेश्चन, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो दोस्तों गुप्त संवत को स्थापित किया गया था। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी सोने के। यहाँ दोस्तों सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जो है जारी किए गए। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो साथ ही साथ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता था, तो आपको अभी पहले ही बता दिया गया था ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि जो है ग्रहण की थी, तो उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ से क्वेश्चन बदल के पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था, तो इसका सही आंसर दोस्तों विक्रमादित्य। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी यानी कि गुप्तों के यानी कि गुप्त शासकों के जो सिक्के हैं संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी हर्षवर्धन। जी हाँ दोस्तों, हर्षवर्धन सम्राट या हर्षवर्धन राजा के जो राज दरबारी कवि थे वह कौन थे, वह थे बाणभट्ट। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि प्रयाग में हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा
किया करता था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों सीरीज। वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो पिछली बार भी पूछे गए थे पिछले एग्जामों में बीईओ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो दोस्तों कादम्बरी का लेखक कौन था, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन का राजकवि था, इस कादम्बरी का लेखक भी था। ठीक है दोस्तों, कौन और नाटक का क्या था दोस्तों? रोमानी नाटक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो दोस्तों हर्षवर्धन ने किसकी रचना नहीं की थी यह बताना है आपको। तो हर्षचरित की रचना जो है दोस्तों हर्षवर्धन ने नहीं की थी। और इसने किस 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 की रचना की थी? रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानद की रचना जो है हर्षवर्धन ने की थी। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन ने किस किस की रचना की थी? तो ऑप्शन में एक कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा तीन में से और बाकी इसके ऑप्शन नहीं होंगे। जैसे इसमें पूछा गया कि किसकी रचना नहीं की गई थी, एक रचना दी गई जो नहीं की थी, बाकी सभी रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानद की रचना की थी और हर्षचरित की रचना नहीं की थी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? जी हाँ दोस्तों, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी हुएन सांग के सम्मान में हर्ष ने जो है कन्नौज सभा को आयोजित किया था। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर। जी हाँ दोस्तों, बैरोमीटर से आप वायुमंडलीय दाब को नाप सकते हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अमीबा में कुल कितने शैल यानी कोशिका होती हैं? तो दोस्तों अमीबा में एक शैल यानी कोशिका होती है। कह सकते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो इसका सही आंसर है 1963 ईस्वी में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना, यानी जो है कम संपूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिला। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा भी जा सकता है और पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।